हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पिछली क्लास में हमने फिनिश कर दिया था आपका मैंने जो छोटे छोटे दो नोट लिखवाए थे, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, और थ्योरी की डेफिनेशन बताई थी। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव बताया था प्राइस सिस्टम का, जो कि होता है राशनिंग। तो आज हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपकी डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले डिमांड लॉ के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये डिमांड लॉ। तो डिमांड लॉ एक्सप्लेन करता है आपकी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर डिमांडेड एंड द प्राइस फॉर दैट गुड, और अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स और प्राइस में आपका फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, जो आपका डिमांड लॉ होता है। फिर आ जाती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो इलास्टिसिटी होती है वो मेजर करती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड और सर्विसेज, जबकि उसका प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं कि भाई प्राइस इतना बढ़ा है तो डिमांड इतनी बढ़ेगी या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो इलास्टिसिटी आपकी बताती है। इसे ईडी से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेथड की। ये जो इलास्टिसिटी है, इसके मेथड क्या है इसे मेजर करने के। तो ये तीन मेथड आपको मिल जाते हैं, एक पॉइंट मेथड, दूसरा मिड पॉइंट मेथड, और तीसरा हो जाता है आपका टोटल आउटले मेथड। तो पॉइंट मेथड, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, वो कोई भी ग्राफ पे जो भी आपका डिमांड कर्व होता है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इसका इलास्टिसिटी चेक करते हैं। और ये मेथड तब यूज होता है जब जो प्राइस चेंज है वो बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल हो। और अगर इक्वेशन की मैं बात करूं कि इक्वेशन क्या होती है इसकी, तो इसकी होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन पी नॉट अपॉन क्यू नॉट। और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अगर मैं यही सेम चीज जैसे ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये एम मान लिया कोई सा भी पॉइंट, ये आपकी प्राइस की लाइन होती है, तो ये P1 मान लिया, ये ए हो गया, ये अपना Q1 हो गया, ये हो गया ऑरिजिन, और ये आपका बी हो गया, ये क्वांटिटी की लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बताना चाहूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, तो वो होगी आपका एम बी अपॉन ए एम। ठीक है, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी होगी। इसका प्रूफ भी है, तो चलिए मैं प्रूफ भी बता देता हूँ। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला यही हो गया कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू नॉट। अब इसे ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये स्लोप हो गया 1 अपॉन स्लोप, जो भी हमारा कर्व है उसका स्लोप, क्योंकि स्लोप क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन एक्स, और वाई एक्सिस पे आपका प्राइस होता है और आपका एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। तो ये इसका उल्टा कर दोगे तो ये 1 अपॉन वही हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, और इसे हम स्लोप लिख सकते हैं जो भी आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, अब इंटू पी इंटू क्यू हो गया। ठीक है, अब इसके आगे आपको ये देखना है कि भाई इस ग्राफ से बता रहा हूं मैं कि ये कैसे आया, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे स्लोप। तो स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप होगा इसका सॉरी, तो स्लोप आपका क्या बताया था मैंने, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ है यहाँ पे, OP1। अब OP1 आपका इसके बराबर है MQ1 के, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ यहाँ पे MQ1। ठीक है, ये स्लोप लिख लेता हूँ अलग से, तो यहाँ पे MQ1 आ गया। और अगर नीचे देखे कि भाई क्वांटिटी कितनी कम हुई है, प्राइस इतना बड़ा है, क्वांटिटी यहाँ से कम हुई है। अब क्वांटिटी कितनी कम हुई है, B से Q1 आ गई, तो क्वांटिटी क्या हो गई आपकी Q1B। तो ये हो गया आपका स्लोप। अब इसी को मैं इसमें पुट कर दूंगा। अब जब मैं इसमें पुट करूंगा, तो जब मैं इसे इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ये क्या बन जाएगी, ये इनवर्स हो जाएगा, ये आपका Q1B अपॉन MQ1 हो जाएगा, है ना। और P और Q के बदले में क्या लिख सकता हूं, तो P तो आपका हो गया आपका ये OP1, जिसे जो कि MQ1 के बराबर है, तो यहाँ पे MQ1 लिख दिया। और आपका Q क्या होगा, Q होगा आपका OQ1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्वांटिटी है, तो ये Q नॉट आपकी ये हो गई OQ1। अब यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो इक्वल में क्या रह गया, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, Q1B अपॉन OQ1। एक सेकेंड, तो इलास्टिसिटी ऑफ P क्या आ गई, Q1B अपॉन OQ1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं पे अगर आप फिर से ग्राफ की तरफ ध्यान देंगे, तो ये जो AP1M है और MQ1, ये MQ1B कुछ भी कह लो, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये AP1M इज सिमिलर टू MQB। अब जो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल की, हम से वो यूज करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, ये जो AM अपॉन P1M ये किसके बराबर होगा, आपका MB अपॉन Q1B। ठीक है,
तो ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AM अपॉन P1M इज इक्वल टू MB अपॉन Q1B। ठीक है, अब इसी में हमें देखना पड़ेगा क्या क्या इक्वल है। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब चलो AM तो AM ही रहने दिया, P1M को देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं, P1M। तो P1M ये जो है ये OQ1 के इक्वल है, तो ये हो गया OQ1। ठीक है, और इसे किसके बराबर हो जाएगा, MB अपॉन Q1B। अब इसी में से आप इसे इक्वल करके इसे यहाँ ले जाइए और इसे यहाँ ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q1B अपॉन OQ1, जो कि आप देख ही सकते हैं इक्वेशन 1 से क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी। ये किसके बराबर आ गई आपकी, MB अपॉन AM। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन था। इसे चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, इसे भी प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। और इस प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग में ये जो बताया था, ये इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दी कि भाई ये कैसे आया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऐसे ग्राफ पे पॉइंट मेथड पे ये कैसे आई, MB अपॉन AM। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आइए अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। अब दूसरा मेथड क्या आ जाता है आपका, सेकंड मेथड क्या है आपका, मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट मेथड, तो जो पॉइंट मेथड था उसमें जो अपना डिमांड करता वो लीनियर था, स्ट्रेट लाइन था। और ये जो मिड पॉइंट मेथड है, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, और डिमांड कर्व कैसा होता है, नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व होगा, उसमें 2 पॉइंट ले लेंगे, उसके बीच में क्या कहते हैं, आपकी इलास्टिसिटी चेक करेंगे कि क्या इलास्टिसिटी है इस डिमांड कर्व की। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए अभी, ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा B इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ग्राफ के उससे समझा देता हूँ ये कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये ग्राफ बना दिया, पिछले में थोड़ा छोटा बन गया था, कोई नहीं, पर आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये नॉन लीनियर आपका DD कर्व मान लो। ठीक है, और ये मैंने इसके बीच में 2 पॉइंट ले लिए, A और B स्ट्रेट लाइन करके, और यहाँ पे आपका प्राइस हो जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी, बस वहीं अब पॉइंट मार्क कर दो, एक तो इसके होंगे एक इसके होंगे। तो ये हो गया आपका Q1, ये सॉरी Q2 Q1, और यहाँ पे आपका P2 P1। ठीक है, ये इसके साथ है Q2 P2, और यहाँ पे P1 Q1। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्वांटिटी आपका, यहाँ पे प्राइस, और इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा B की चेंज क्या हुआ है, इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये था, तो ये भी इजी था। तो आइए फिर थर्ड उसमें चलते हैं। थर्ड आपका आ जाता है टोटल आउटले मेथड। अभी इसे या तो टोटल आउटले मेथड कह लीजिए या एक्सपेंडर मेथड कह लीजिए, दोनों सेम ही बात है। अब इसमें जो है, इसमें आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट होती है, वो कैलकुलेट होती है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बाद बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का रोल आ जाता है। इसमें 3 केसेस आपके बनेंगे। पहला केसेस मैं बता देता हूँ कि P इंटू क्यू, सबसे पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, वो ये प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो आपका आ जाएगा, तो इसे टोटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अगर जो प्राइस है, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो अगर जो प्राइस है और टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, मतलब ये प्राइस कम होने पे क्वांटिटी बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर आपका कम हो रहा है, मतलब प्राइस के साथ साथ चल रहा है, तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो वो इन इलास्टिक है, जो भी गुड्स है या सर्विसेज है। ठीक है, दूसरा आपका केस बन जाता है इसमें कि जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं। तो जैसे प्राइस कम हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी तो बढ़ेगी हमेशा, और टोटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया, इसका मतलब है भाई वो इलास्टिक प्रोडक्ट है और हल्के से प्राइस चेंज होने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा आपका आ जाता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहता है आपका प्राइस कम होने पे, या प्राइस के बेसिकली चेंज होने पे या बढ़ने पे। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो 1 के बराबर है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, DD। ठीक है, अब इसमें मैं सारे जितने परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन सब के डिमांड कर्व बनाऊंगा। आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं ये,
तो सबसे पहले ले लेते हैं आपका, जब ईपी जो है वो जीरो होती है, प्राइस इलास्टिसिटी जीरो, इसका मतलब क्या हो जाता है आपका कि परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी है, प्राइस है, ये आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, ठीक है। मन की आंखों से देखना है, ये दोनों चीज़ जो भी मैं ना लिखूँ तो वो मन की आंखों से आपको देख लेनी है। तो ये डी कर्व है, ये आपका हो जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। भाई कितना भी प्राइस चेंज हो जाए, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेम रहेगी। अब आ जाता है ईपी इक्वल टू इन्फिनिटी, इसमें बस इसका उल्टा कर दोगे, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी डी कर्व, ठीक है। ये इसे क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। अब ईपी वन आ जाता है आपका कि इसे यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं, कि जब मैंने बताया था पी इंटू क्यू और टोटल एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रहे हमेशा। तो ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसके अंदर कोई कितने भी ट्रायंगल बना लीजिए, ये वो सॉरी ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल, तो इनका एरिया सेम रहता है। और एरिया होता क्या है, पी इंटू क्यू होता है। पी इंटू क्यू क्या हो जाता है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर। तो एरिया टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रह रहा है तो इसका मतलब इसका जो कर्व बनेगा ईपी इक्वल टू 1 का, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। अब ये लास्ट आ जाते हैं, ये तो मैंने एक्सट्रीम बता दिया। अब कुछ इन इलास्टिक भी होंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, ये जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक है, इससे कुछ बीच में भी होंगे जो कुछ इन इलास्टिक होंगे, कुछ इलास्टिक होंगे। तो आप कैसे बताएं, तो आप इसे उससे बता सकते हैं कि कौन सा कर्व कितना फ्लैट है। तो अगर जैसे दो डी कर्व मैंने दे दिए, ठीक है, तो ये वाला आप देख सकते हैं जो D1 है वो स्टीप है, तो इसकी इलास्टिसिटी जो है कम होगी। जो D1 है इसकी इलास्टिसिटी कम होगी एज कंपेयर टू D2, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये फ्लैट है। आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे एक पॉइंट लेके भी देखे तो इसमें हल्का सा प्राइस चेंज होगा, तो इसमें बहुत ही कम होगा। और ये जो फ्लैट वाला है इसमें बहुत ज्यादा ऐसे जो क्वांटिटी है उसमें चेंज आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप बता सकते हैं। और इलास्टिसिटी का मेन मकसद ही वो है कि ये बताना हल्के से प्राइस चेंज पे कितनी ज्यादा ऐसे चेंज आ रहे हैं उसमें, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो इलास्टिक है, बहुत ही कम आ रहा है तो इन इलास्टिक है। और ये फिर परफेक्ट वाले जो एक्सट्रीम केसेस है वो भी मैंने बता दिए। अब आइए जल्दी से मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलास्टिसिटी और डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, एक 3-4 के मैं बताया था। एक तो पहले नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट, कि कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। अगर बहुत अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी हाई होगी क्योंकि आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर कम अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी बहुत ही कम होगी, प्राइस इलास्टिसिटी। अब फिर दूसरा आ जाता है नेचर ऑफ गुड। अगर नेसेसिटी है तो ऑब्वियसली इलास्टिसिटी कम होगी, आपको चाहिए वो। लग्जरी है तो इलास्टिसिटी बहुत हाई होगी, हल्का सा जैसे प्राइस ड्रॉप हो लिया तो खरीद लिया सामान को, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे बहुत होते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा। टाइम पीरियड हो गया, डेफिनेशन ऑफ गुड हो गया, ब्रॉडली डिफाइंड है, नैरोली डिफाइंड है। तो इसमें मैं डीप में नहीं जा रहा। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।